हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं हमेशा की तरह आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए जो एमसीक्यू सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें हम पीवाईक्यूज़ जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 से ये पीवाईक्यूज़ लिए हुए हैं और पीवाईक्यूज़ का ये पार्ट 8 होगा। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू डार्क प्लेसेस डज जोसेफ कॉनरैड इन हिज हार्ट ऑफ डार्कनेस क्रिएट अ पैरेलल। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हमारे पास हैं पोलैंड एंड लंदन, अफ्रीका एंड कोस्टिगुआना, लंदन एंड अफ्रीका एंड कोस्टिगुआना एंड जिनेवा। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, लंदन एंड अफ्रीका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो कि पब्लिश हुआ था 1899 में, इज अ नोवेला by Polish English novelist Joseph Conrad, in which the sailor Charles Marlowe, तो protagonist जो है वो है Charles Marlowe, tells his listener the story of his assignment as steamer captain for a Belgian company in the African interior. The novel is widely regarded as a critique of European colonial rule in Africa, whilst also examining the themes of power dynamics and morality. तो ये था Heart of Darkness के बारे में explanation। थोड़ा सा और देखते हैं। द टेल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ 3-part सीरियल इन फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 1899 इन ब्लैकवुड्स मैगजीन। और जो फरवरी का जो इशू था वो 1000 इशू जो हैं उस दिन कंप्लीट हुए थे, तो वो एक स्पेशल एडिशन था। इन 1902 हार्ट ऑफ डार्कनेस वॉज इंक्लूडेड इन द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1984 जॉर्ज ऑरवेल्स नॉवल The location is dash and its protagonist is dash। तो देखिए 1984 जो कि जॉर्ज ऑरवेल का एक डिस्टोपियन नॉवल है, उसकी सेटिंग यानी लोकेशन और प्रोटैगनिस्ट के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं यूरेशिया, बिग ब्रदर, एयर स्ट्रिप 1, विंसन स्मिथ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, डबल थिंक और ऑस्ट्रेशिया, इमैनुअल गोल्डस्टेन। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, एयर स्ट्रिप 1, विंसन स्मिथ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1984 जिसको न्यूमेरिकली भी 1984 जो है इस तरह से पब्लिश किया गया था, is a dystopian social science fiction novel and cautionary tale by English writer George Orwell. It was published on 8th June 1949. In 1984, civilization has been ravaged by World War, civil conflict and revolution. Airstrip 1, formerly known as Great Britain, is a province of Oceania, one of the 3 totalitarian superstates that rule the world. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये था 1984 के बारे में। और देखते हैं। द प्रोटैगनिस्ट विंसन स्मिथ इज अ डिलिजेंट mid-level worker at the Ministry of Truth who secretly hates the party and dreams of rebellion. Smith keeps a forbidden diary. He begins a relationship with a colleague, Julia, and they learn about a shadowy resistance group called the Brotherhood. However, their contact with the Brotherhood turns out to be a party agent and Smith is arrested. तो ये कुछ था प्लॉट के बारे में। बाकी अगर आप इसकी डिटेल समरी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और इससे क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। इन विच नॉवल डज एल्डस हक्सले सटायराइजेस द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस बाय क्रिएटिंग अ फैंटेसी ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड। तो देखिए ऑप्शंस हैं हमारे पास, पॉइंट काउंटर पॉइंट। ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो एल्डस हक्सले के लिखे हुए नॉवल्स हैं। पॉइंट काउंटर पॉइंट, आई लेस इन गाजा, एंटिक हे एंड ब्रेव न्यू वर्ल्ड। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज अ डिस्टोपियन नॉवल बाय इंग्लिश ऑथर एल्डस हक्सले, written in 1931 and published in 1932. The Brave New World was published in 1932. Largely set in a futuristic world state whose citizens are environmentally engineered into an intelligence-based social hierarchy, the novel anticipates huge scientific advancements in reproductive technology, sleep learning, psychological manipulation, and classical conditioning that are combined to make a dystopian society which is challenged by the story's protagonist, that is
जॉन द सैवेज। तो देखिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी तरीके से याद रखनी है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड पब्लिश हुआ था 1932 में और डिस्टोपियन नॉवल है। उसके अलावा जो डिस्टोपियन सोसाइटी है दैट वाज चैलेंज्ड बाय द स्टोरीज प्रोटैगनिस्ट एंड हु वाज जॉन द सैवेज। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। उसके बाद है द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड डिराइव्स फ्रॉम मिरांडा स्पीच इन विलियम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट एक्ट 5 सीन 1। तो देखिए ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो टाइटल है वो डिराइव किया गया है, शेक्सपियर का एक प्ले है द टेम्पेस्ट, और उसके एक्ट 5 सीन 1 से ये लिया गया है। और उसमें मिरांडा ये बोलती है दैट ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हियर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। तो यहाँ से ये जो टाइटल है दैट इज डिराइव्ड। एक और चीज देखते हैं। हक्सले सेड दैट ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाज इंस्पायर्ड बाय द यूटोपियन नॉवेल्स ऑफ H.G. वेल्स। ब्रेव न्यू वर्ल्ड वॉज हक्सलेज 5th नॉवल एंड फर्स्ट डिस्टोपियन वर्क। तो देखिए एल्डस हक्सले का 5th ये नॉवल था और फर्स्ट डिस्टोपियन वर्क था। और एक चीज़ और जो हक्सले जी ने खुद कही है कि ये जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड था दैट वाज इंस्पायर्ड बाय यूटोपियन नॉवेल्स ऑफ H.G. वेल्स। देखिए साइंस फिक्शन के फील्ड में H.G. वेल्स का नाम बहुत बड़ा है। टाइम मशीन जैसे बहुत अच्छे नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं, तो उनके यूटोपियन नॉवल से ये इंस्पायर्ड था अकॉर्डिंग टू एल्डस हक्सले हिमसेल्फ। नेक्स्ट है पॉइंट काउंटर पॉइंट इज अ नॉवल बाय एल्डस हक्सले फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1928। इट इज हक्सलेज लॉन्गेस्ट नॉवल। तो ये हक्सले का सबसे लंबा नॉवल है। वॉल्टर बिडलेक ये प्रोटैगनिस्ट है, अ जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट, अ वीक एंड इनइफेक्चुअल मैन। वॉल्टर इज लिविंग विद मार्जरी कार्लिंग, a married woman whose husband refuses to grant her a divorce. Marjorie is pregnant with Walter's child, but their relationship is disintegrating largely because Walter has fallen desperately in love with the sexually aggressive and independent Lucy Tantamount. और ये जो लूसी टेंटामाउंट का कैरेक्टर है दैट इज बेस्ड ऑन नैन्सी कनर्ड with whom Huxley has a similarly unsatisfactory affair। तो ये रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं आइलेस इन गाजा is a best-selling novel by Aldous Huxley, first published in 1936. The title is taken from a phrase in John Milton's सैमसंग एगोनिस्ट। तो देखिए जॉन मिल्टन का जो सैमसंग एगोनिस्ट है ये इनके लास्ट डेज का वर्क है। द टाइटल ऑफ द बुक लाइक मिल्टन्स पोम रिकॉल्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ सैमसंग। He was captured by the Philistines and his eyes were burned out and he was taken to Gaza where he was forced to work at grinding grain in a mill। तो ये इसका कुछ प्लॉट और इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं एंटिक हे is a comic novel by Aldous Huxley published in 1923. The story takes place in London and depicts the aimless or self-absorbed cultural elite in the sad and turbulent times following the end of World War I. The work follows Theodore Gumbrill Jr., the protagonist, and his bohemian friends as they drift aimlessly through their lives in search of happiness। तो देखिए एंटिक हे जो है एक कॉमिक नॉवल है, एल्डस हक्सले ने लिखा है, 1923 में पब्लिश हुआ था। थियोडोर गम्ब्रिल जो है वो इसका प्रोटैगनिस्ट है और एक तरह से एमलेसनेस जो है वो इसमें दिखाई गई है। तो ये था एंटिक हे के बारे में। और इसके टाइटल के बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द टाइटल इज फ्रॉम द प्ले एडवर्ड सेकंड by Christopher Marlowe that was published in 1593, Act 1, Scene 1, lines 59 to 60. My men, like satyrs grazing on the lawns, shall with their goat feet dance the antique hay। तो यहाँ से ये जो टाइटल है वो लिया गया है। And this novel was mentioned briefly in Evelyn Waugh's classic novel Brideshead Revisited 1945। तो देखिए इवेलिन वॉ के एक नॉवल में भी इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं D.H. Lawrence wrote a sequel to his 1915 novel The Rainbow, entitled with the lives of the which continues sisters। तो देखिए सीक्वल है, एक जो वर्क है D.H. Lawrence ने लिखा है उसका सीक्वल है 1915 का नॉवल है रेनबो, उसका सीक्वल है। और उसमें हमें जो सिस्टर्स हैं उनका बताना है कि कौन सी सिस्टर्स हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास सन्स एंड लवर्स पॉल मॉरिल, वुमेन इन लव ब्रैंगवन, Lady Chatterley's lover Mallory,
and John Thomas and Lady Jane Creswell. So right answer इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, Women in Love, Brangwen. अब explanation देखते हैं. Women in Love, that was published in 1920, is a novel by English author D.H. Lawrence, is a sequel to his earlier novel The Rainbow 1950. तो देखिए जो रेनबो इनका नॉवल आया था 1915 में, उसका सीक्वल था ये, एंड उसका नाम था Women in Love, that was published in 1920, and follows the continuing loves and lives of Brangwen sisters, गर्डन एंड उर्सुला. तो ये दो बहनें थी, उनकी लाइफ पे ये बेस्ड है. इनको ब्रैंगवन सिस्टर्स बोला जाता था. उर्सुला इज अ स्कूल टीचर एंड गर्डन इज अ पेंटर. They meet two men who live nearby, School Inspector Rupert Birkin and Gerald Craig, here to a coal mine, and the four became friends. Romantic relationship quickly develops as the novel progresses. तो देखिए ये जो कुछ थोड़ा सा प्लॉट के बारे में, प्रोटैगनिस्ट के बारे में, किसका सीक्वल था, कब पब्लिश हुआ, एवरीथिंग अबाउट विमेन इन लव. सो नेक्स्ट बहुत ही फेमस जो नॉवल है वो है सन्स एंड लवर, इज अ 1913 नॉवल बाय द इंग्लिश राइटर D.H. लॉरेंस. तो देखिए ये जो नॉवल है इसमें आपको बता दूं कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को लेकर बहुत सारी रिसर्च वर्क जो है इस नॉवल पे हो चुके हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म ऑफ सिगमंड फ्राइड, इस नॉवल में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो काम करता है. It traces emotional conflict through the protagonist Paul Morrell and his suffocating relationship with a demanding mother and two very different lovers, which exert complex influences on the development of his manhood. तो ये सब सन्स एंड लवर्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है D.H. लॉरेंस का. उसके बाद में देखते हैं लेडी शैटरलेज लवर is the last novel by English author D.H. Lawrence, and which was published privately in 1928 in Italy and in 1929 in France. The book was banned for obscenity in the United States, Canada, Australia, India, and Japan. The book soon became notorious for its story of physical and emotional relationship between a working class man and an upper class woman. Its explicit descriptions of sex and its use of then unprintable four-letter words. तो देखिए ये जो इनका नॉवल है ये बैन हो गया था क्योंकि ऑब्सेनिटी इसमें बहुत ज़्यादा थी, और पर बहुत ही फेमस भी रहा क्योंकि बाद में ये जो बैन है वो अपलिफ्ट कर दिया गया था. D.H. लॉरेंस का नॉवल है लेडी शैटरलेज लवर, पब्लिश हुआ था पहले 1928 में एंड देन इन 1929 में, द सेम ईयर व्हेन वर्जीनिया वुल्फ्स A Room of One's Own was published. Next देखते हैं John Thomas and Lady Jane is 1927 novel by D.H. Lawrence. This novel is the second less widely known version of the story that was later told in the more famous, once controversial third version, Lady Chatterley's Lover, published in 1928. और जो John Thomas and Lady Jane हैं are the pet names for the genitalia of the protagonist. तो ये सब कुछ जॉन थॉमस एंड लेडी जेन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेजर स्कूबी. ये स्कूबी है, मेजर स्कूबी इज अ कैरेक्टर इन विच नॉवल बाय ग्राहम ग्रीन. तो ग्राहम ग्रीन से ये क्वेश्चन है. ऑप्शन है हमारे पास द एंड ऑफ एन अफेयर, द क्वाइट अमेरिकन, द पावर एंड द ग्लोरी एंड द हार्ट ऑफ द मैटर. सो राइट आंसर हो जाएगा द हार्ट ऑफ द मैटर. The Heart of the Matter 1948 is a novel by English author Graham Greene. The book details a life-changing moral crisis for Henry Scooby. The Power and the Glory, next novel देखते हैं. The Power and the Glory is a 1940 novel by British author Graham Greene. The title is an allusion to the doxology often recited at the end of Lord's Prayer. Green's novel tells the story of a Catholic whiskey priest. ये whiskey priest जो है that is a term coined by Green himself, living in a Mexican state of Tabasco in 1930s. तो ये था Heart of Matter और Power and the Glory के बारे में. Next देखते हैं The Quiet American is a 1955 novel by English author Graham Greene, narrated in the first person by journalist Thomas Fowler. The novel depicts the breakdown of French colonialism in Vietnam and early American involvement in Vietnam War. तो ये था क्वाइट अमेरिकन के बारे में.
एक और देख लेते हैं, द एंड ऑफ द अफेयर इज अ 1951 novel by British author Graham Greene, set in London during and just after the Second World War. The novel examines the obsession, jealousy, and discernment within the relationship between the three central characters, writer Maurice Bendrix, Sarah Miles, and her husband, civil servant Henry Miles. तो इन तीन कैरेक्टर्स के बारे में ये नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ हर वर्क डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट द फिक्शनल कैरेक्टर इन शेक्सपियर सिस्टर नेमिंग हर डैश। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने डिस्कस किया था कि अ रूम ऑफ वंस ओन जो है वर्जीनिया वुल्फ का, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1929, और 1929 में ही जो लेडी शैटरलेज है, ये नॉवल लेडी शैटरलेज लवर जो है वो पब्लिश हुआ था। तो ये देखिए ऑप्शंस है हमारे पास, 3 गिनीज रुक्साना, फ्लश अ बायोग्राफी डोरोथी, द वेव्स रोडा, और द रूम ऑफ वंस अ रूम ऑफ वंस ऑन जूडिथ। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, अ रूम ऑफ वंस ऑन जूडिथ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले वर्जीनिया वुल्फ के बारे में थोड़ा सा। एडेलिन वर्जीनिया वुल्फ, शी वाज बोर्न ऑन 25 January 1882 and 28 March 1941 she was died. Was an English writer. She is considered one of the most important modernist 20th century authors and a pioneer in the use of stream of consciousness as a narrative technique. तो जो इनका नॉवल है लाइट हाउस ना, लाइट हाउस करके कुछ है, टू द लाइट हाउस, उसमें ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है वो बहुत अच्छे से यूज़ की गई है। A Room of One's Own के बारे में देखते हैं। A Room of One's Own is an extended essay by Virginia Woolf, first published in September 1929. In her essay, Woolf uses metaphor to explore social injustices and comments on women's lack of free expression. तो देखिए जो औरतों को पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिल पाती है एक्सप्रेशन की, उसके बारे में इन्होंने बात की है। In one section, Woolf invents a fictional character, Judith, Shakespeare's sisters, to illustrate that a woman with Shakespeare's gift would have been denied the opportunity to develop them. तो देखिए एक काल्पनिक जो पात्र है वो इन्होंने इन्वेंट किया है अपने वर्क रूम ऑफ वंस ओन में, जो पब्लिश हुआ था 1929 में, और उस जो इमेजिनरी फिक्शनल कैरेक्टर है उसका नाम है जूडिथ, और वो शेक्सपियर की सिस्टर हैं, और बिल्कुल सेम उन्हीं प्रतिभाओं के साथ, उसी टैलेंट के साथ जो शेक्सपियर में था, बट इवन देन शी वाज डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देम। नेक्स्ट देखते हैं, हेरोल्ड पिंटर इन द बर्थडे पार्टी मेक्स पीटे रिमार्क्स एज स्टैनली इज बीइंग टेकन अवे। तो ऑप्शंस हमारे पास है, यू आर डेड, यू कांट लिव, यू कांट थिंक, यू कांट लव, यू आर डेड। एंड नेक्स्ट है, डोंट लेट देम टेल यू वांट टू डू यू व्हाट टू डू, I have lived that line all my damn life, never more than now. Next है, let's finish and go, let's get it over and go, let's the thing done. Next है, play up and play the game. So right answer इसका हो जाएगा option 2, don't let them tell you what to do. I have lived that line all my damn life, never more than now. एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हेरोल्ड पिंटर जिनका जन्म हुआ था 1930 में एंड ही वाज डाइड इन 2008, वाज अ ब्रिटिश प्ले राइट, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर, अ नोबेल प्राइज विनर. Pinter was one of the most influential modern British dramatists with a writing career that spanned more than 50 years. तो बहुत ही शानदार इनका जो करियर है वो रहा। और एक बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हेरोल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज कब मिला था। बर्थडे पार्टी की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1957, इज द फर्स्ट फुल लेंथ प्ले बाय हेरोल्ड पिंटर, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1959. It is one of his best known and most frequently performed plays. The play has been classified as a comedy of meanness characterized by Pinteresque element such as ambiguous identity, confusions of time and place and dark political symbolism. तो theatre of absurd से ये play जो है वो relate करता है। Next है tomorrow, when I wake or think I do, what shall I say of today? These lines are from. तो ये जो lines है वो कहाँ से ली गई हैं? Options है हमारे पास, T.S. Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock, Virginia Woolf to the Lighthouse,
या सैमुअल बैकेट्स वेटिंग फॉर गॉडॉट या विल्फ्रिड ओवन्स एंथम फॉर डूम्ड यूथ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सैमुअल बैकेट्स वेटिंग फॉर गॉडॉट। भाई कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि ये जो सैमुअल बैकेट है ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी में पूछा गया है और क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है तो आगे भी क्वेश्चन जो है वो इनसे पूछा जा सकता है। वेटिंग फॉर गॉडॉट जो है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1954 इज अ प्ले बाय सैमुअल बैकेट इन विच 2 कैरेक्टर्स व्लादिमीर Didi and Estrogan Gogo engaged in a variety of discussions and encounters while awaiting the titular Godot, who never arrives. Waiting for Godot is Beckett's translation of his own original French language play An Attendant Godot that was published in French language, यानी जो फ्रेंच वाला प्ले था वो पब्लिश हुआ था 2 साल पहले 1952 को। इस सबटाइटल्ड और इंग्लिश में उसका सबटाइटल था A Tragic Comedy in 2 Acts। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येट्स पोएम द सेकंड कमिंग प्रोफेसिस द कमिंग ऑफ। ऑप्शंस हैं गॉड, जीसस क्राइस्ट, द होली स्पिरिट या अ न्यू डिस्ट्रक्टिव गॉड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अ न्यू डिस्ट्रक्टिव गॉड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सेकंड कमिंग इज अ पोम दैट वाज रिटन बाय द आयरिश पोएट W.B. Yeats in 1919 and first printed in the Dial in November 1920. The poem uses Christian imagery regarding the apocalypse and second coming to describe allegorically the atmosphere of post-war Europe. एक और चीज देखते हैं इसके बारे में। It describes a deeply mysterious and powerful alternative to the Christian idea of the second coming. Jesus prophesied return to the earth as a savior announcing the kingdom of heaven. The poem's first stanza describes a world of chaos, confusion, and pain, and the second, longer stanza imagines the speaker receiving a vision of the future, but this vision replaces Jesus' heroic return with what seems to be the arrival of a grotesque beast. तो ये सब कुछ था सेकेंड कमिंग के बारे में। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इन जॉर्ज बर्नार्ड शॉज सेंट जॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ जॉन इज सीन इन ऑपोजिशन टू द फोर्स ऑफ। तो ऑप्शंस हैं ऑर्गेनाइज सोसाइटी, मटेरियलिस्टिक आइडियाज, प्योरिटैनिकल थिंकिंग या एनार्की। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेंट जॉन इज अ प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ about 15th century French military figure Joan of Arc, premiering in 1923. 3 years after her canonization by the Roman Catholic Church, the play reflects Shaw's belief that the people involved in John's trial acted according to what they thought was right. The main theme of St. John is the difference between true religious faith and the hypocrisy of organized religion. तो ये वो था जो क्वेश्चन में पूछा गया था। John is a true believer, one who strives to do God's will in everything she does. तो देखिए एक बात तो क्लियर होती है PYQ से कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो पूछे गए हैं, उनकी थीम्स पूछी गई हैं, उनके कैरेक्टर्स पूछे गए हैं, उनकी सेटिंग पूछी गई है और क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है, तो उसे भी हमें याद कर लेना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के शानदार वीडियोज़ लेकर फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक बाय बाय।